हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्री पैराडाइज। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं सोरगम की। अगर सोरगम की खेती की बात करें तो सोरगम के आटे की रोटियां आप सभी लोगों ने खाई होंगी, और जो सोरगम होता है इसको चारे के रूप में हम लोग अपने पशुओं को खिलाते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी बेसिक जानकारी जान लेते हैं। इसका जो वानस्पतिक नाम होता है उसको क्या कहते हैं? सोरगम वाइक्लोर कहा जाता है। सोरगम वाइक्लोर इसका वानस्पतिक नाम है, ये आपको सभी को पता होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद में अगर हम इसकी फैमिली अर्थात कुल की बात करें तो पोएसी है नया नाम, और इसका जो पुराना नाम है वो ग्रेमनी है। उत्पत्ति स्थान की बात करें तो अफ्रीका माना जाता है। इसके जो गुणसूत्र होते हैं वो 2n = 20 होते हैं। जब मैंने पिछले वीडियो में मक्के की खेती पढ़ाई थी तो मैंने उसमें भी बताया था कि जो इसके भी गुणसूत्र होंगे मक्के की वो कितने होते हैं? 2n = 20 होते हैं, तो याद रखना। अब आप लोग देख लीजिए कि ये जो पौधा है, जो इसमें ये इमेज लगी हुई है, ये ज्वार की है। ठीक है, जिन लोगों ने नहीं देखा तो देख लीजिएगा, हालांकि सभी लोगों ने देखा ही होगा। जो ज्वार का ये पुष्प क्रम होता है, जो फ्लावर वाला पार्ट होता है, फ्लावर पोर्शन होता है जिसमें पुष्प आते हैं ऊपर की ओर, ये जो भुट्टे के रूप में दिखाई दे रहे हैं ये होता है पुष्प क्रम। तो इसके पुष्प क्रम को क्या कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसके पुष्प क्रम को क्या कहा जाता है? पेनिकल कहा जाता है। ठीक है। जब मैंने पिछले वीडियो में धान की खेती पढ़ाई थी तो वहाँ पे मैंने बताया था कि धान के पौधे का भी पुष्पक्रम को क्या कहते हैं? पेनिकल ही कहते हैं। तो इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट बनता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। तो धान और ज्वार के जो पुष्पक्रम होते हैं उसको हम लोग पेनिकल ही बोलते हैं, दोनों को। ये चीज़ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब हम लोग देख लेते हैं, जैसा कि ज्वार पढ़ते हैं तो इसकी सामान्य जानकारी तो पता ही होनी चाहिए। ठीक है। अगर सामान्य जानकारी की बात करें तो जो ज्वार होता है, ज्वार को हम लोग मोटे अनाजों का राजा कहते हैं। मोटे अनाजों का राजा कहा जाता है। और ये सारी चीज़ें अपनी नोटबुक पे नोट करते रहिएगा साथ ही साथ में, तो आसानी से चीज़ें आपको एग्जाम के समय पे समझ में आएंगी। उसके बाद में हम लोग देख लेते हैं इसका क्षेत्रफल। जो ज्वार की खेती की जाती है कितने क्षेत्रफल में की जाती है और इसका कितना उत्पादन होता है। अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल में जो हमारा भारत है प्रथम स्थान पे आता है। भारत प्रथम स्थान पे आता है। अगर उत्पादन में अगर हम बात करें तो उत्पादन में अमेरिका प्रथम स्थान पे आता है। हमेशा से जो भारत है, वो भारत हमारा जो देश है वो बहुत सारी चीज़ों में, अगर हम सब्जी वाली फसलों में बात करें तो उसमें भी ये दूसरे नंबर पे आता है, पहले नंबर पे चाइना आता है, बहुत सारी चीज़ों में। ठीक है। उत्पादन में भारत कौन से स्थान पे आएगा? दूसरे स्थान पे आएगा। ठीक है, किसमें? उत्पादन में। और पहले स्थान पे कौन है? अमेरिका। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अगर हम भारत के अंदर बात करें कि भारत में कौन सा राज्य है वो सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, जो महाराष्ट्र है। ठीक है, महाराष्ट्र के अंदर जो ज्वार है, ज्वार उत्पादन में पहले नंबर पे आता है। ज्वार उत्पादन में प्रथम रैंक पे कौन आता है? महाराष्ट्र आता है। तो ये चीज़ आपको बेसिक चीज़ है, याद रखनी है। जैसा कि मैंने बताया कि जो इसका पुष्पक्रम होता है इंपॉर्टेंट है, फिर से बता दे रहा हूँ। इसके पुष्पक्रम को क्या कहा जाता है? पेनिकल बोला जाता है। इसके पुष्पक्रम को पेनिकल बोलते हैं, और इसको हेड भी कहा जाता है। इसको हेड भी कभी कभार लिखा हुआ आपको मिलेगा। धान के पुष्पक्रम को क्या कहा जाता है? उसको भी पेनिकल बोला जाता है। ठीक है, अभी ये चीज़ मैंने बताई है, नोट कर लीजिएगा साथ ही साथ में। और ये एक C4 पौधा है। C4 पौधा है। ठीक है, इसमें चार कार्बन बनते हैं C4 साइकिल में। ठीक है, ये साइकिल कभी एक बार अच्छी तरीके से आप लोगों को बता देंगे कि क्या चीज़ होती है। और कौन कौन से मैंने C4 पौधे आप लोगों को पिछले वीडियो में बताए थे। मैंने बताया था कि मक्का का पौधा होता है वो भी C4, उसके अंदर भी साइकिल चलती है, C4 पौधा होता है। धान भी मैंने बताया था कि C4 साइकिल इसके अंदर भी चलती है। और गन्ना, अभी गन्ना तो मैंने नहीं पढ़ाया है, गन्ने के अंदर भी C4 ही साइकिल चलती है, C4 ही पौधा होता है। तो ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो अच्छी तरीके से इनको नोट करिएगा और याद कर लीजिएगा। एक चार्ट के रूप में ऐसे बनाते जाइए हर एक खेती अपनी कॉपी के अंदर, और ये जो इम्पोर्टेंट वाली चीज़ें हैं उनको हाइलाइटर से हाईलाइट कर लीजिए या उन पे इम्पॉर्टेंट लिख दीजिएगा। वो सारी चीज़ें जो एग्ज़ाम के टाइम पे आसानी से चीज़ें आप लोगों को याद हो जाएंगी। जब आप अपनी नोटबुक को खोलेंगे तो वहाँ पे चीज़ें समझ में आएंगी अच्छी तरीके से। दूसरी बात इसकी क्या है, ये स्वपरागित फसल है। इसके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन होता है और शॉर्ट डे प्लांट है। ठीक है, शॉर्ट डे मतलब छोटे दिनों की इसको आवश्यकता होती है, छोटे दिन। इनको ज़्यादा लंबे दिन नहीं चाहिए होते हैं, ये छोटे दिन में ही अच्छी तरीके से इनकी उपज हमको मिल जाती है। तो ये छोटे दिन के पौधे कहा जाते हैं, इनको शॉर्ट डे प्लांट बोला जाता है। अब हम लोग देख लेते हैं इसके पोषक तत्व। अगर हम कोई भी फसल पैदा करते हैं तो उसके हमको पोषक तत्व के बारे में पता होना चाहिए। उसका क्या इम्पोर्टेंस है वो पोषक तत्व से ही पता चलता है।
तो इसके अंदर जो प्रोटीन होती है, सबसे पहले प्रोटीन देखेंगे कितने प्रतिशत पाई जाती है, तो 10 से 12% पाई जाती है प्रोटीन। ठीक है, इसकी प्रोटीन में सबसे ज़्यादा ल्यूसीन नाम का अमीनो एसिड पाया जाता है, सबसे ज़्यादा अमीनो एसिड पाया जाता है। ये चीज़ अगर याद रह पाए तो याद कर लेना। ठीक है, यूपी कैट वगैरह में इस तरीके से पूछ सकते हैं। बाकी प्रोटीन कितनी पाई जाती है, 10 से 12% पाई जाती है। और ये जो ल्यूसीन अमीनो एसिड होता है, ये जो मनुष्य के लिए हानिकारक होता है, यही तभी मैंने बताया है। मनुष्य अगर इसका ज़्यादा सेवन कर लेगा तो इससे रोग होता है, जो बीमारी होती है वो अभी मैं बताऊंगा इससे क्या क्या होता है। ठीक है, तो मनुष्य के लिए हानिकारक होता है। उसके बाद में हम देख लेते हैं इसमें कार्बोहाइड्रेट कितना पाया जाता है। अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो इसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है 70% पाया जाता है। और जो वसा होती है, ठीक है, वसा इसके अंदर 3% पाई जाती है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट तो आप लोगों को पता ही कि जो सीरियल्स क्रॉप हमारी होती हैं वो उनमें सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट ही पाया जाता है। अभी हम लोग बात कर रहे थे ल्यूसीन अमीनो एसिड की। ठीक है, ल्यूसीन अमीनो एसिड की, जो ल्यूसीन अमीनो अम्ल होता है, इससे एक बीमारी मैंने अभी बताई थी। वो कौन सी बीमारी, वही इसको ज़्यादा खाने से इंसान के अंदर कौन सी बीमारी होती है, तो आपको बता दें पैलेग्रा रोग होता है। आप लोग इमेज में देखिएगा, पैलेग्रा रोग होता है। ठीक है, पैलेग्रा बीमारी हो जाती है ज़्यादा ज्वार को खाने से। ठीक है, कैसे होती है उसके बारे में अभी हम बात करेंगे। तो इतना जान लीजिए कि ज़्यादा अगर हम लोग ज्वार का सेवन करते हैं, ज्वार खाने से पैलेग्रा रोग होता है। आप लोग इमेज में देखिएगा कितना भयंकर रोग होता है, इस तरीके का रोग हो जाता है। ये मैंने इमेज अभी, मेरा मन नहीं हो रहा था, मेरे को सबसे सही यही इमेज लगी। इतना खतरनाक ये रोग होता है अगर पैलेग्रा जिसको हो जाता है। तो कभी भी अगर एग्जाम में आता है पैलेग्रा रोग कैसे हो जाता है, तो ज़्यादा ज्वार के सेवन करने से पैलेग्रा रोग होता है। इतना बस सिंपल सा है, और ये चीज़ है महत्वपूर्ण, तो इस पर लगा लीजिएगा IMP। ठीक है, याद रखना। ये बहुत खतरनाक रोग है। मैंने इमेज बहुत क्या ही बताएं, देखने में बहुत बुरा लगता है। अच्छा, कभी भी इसके लक्षण पूछे नहीं जाएंगे, लेकिन लक्षण बता दें कि इसको अगर आप ज़्यादा सेवन करेंगे तो सबसे पहले क्या होता है कि आपकी जो स्किन होती है उस पर धब्बे पड़ जाते हैं। इस तरीके से धब्बे देखिएगा, धब्बे पड़ जाएंगे, त्वचा आपकी खराब हो जाएगी, चकत्ते पड़ जाते हैं। और इसमें क्या होता है, इसके ज़्यादा सेवन करने से आदमी पागल भी हो जाता है। तो इसको ज़्यादा नहीं सेवन करना चाहिए। अगर आप 200 ppm तक, तो इसको ज़्यादा सेवन हम लोगों को नहीं करना चाहिए। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, ये किस तरीके से होता है, क्या होता है। दूसरा, आप सभी लोगों ने सुना होगा सोरगम सिकनेस। ये सोरगम सिकनेस क्या होती है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसको हम लोग एक ज्वार प्रभाव भी बोल सकते हैं। ज्वार प्रभाव, ये चीज़ क्या होती है, सोरगम इफेक्ट क्या होता है, देख लेते हैं। आप लोगों ने ज्वार का जब पौधा देखा होगा, तो वो ज्वार जो होता है वो एक मतलब एक पौधे में लगा होता है, और पौधे के नीचे जो होता है वो स्टेपल होता है, जिसको हम लोग उसकी ठूंठ बोल सकते हैं। गांव की भाषा में उसको ठूंठ बोला जाता है, लेकिन मैं यहाँ पे स्टेबल लिखूंगा, स्टेबल। ठीक है, अब ये स्टेबल क्या होता है, इसको हम लोग ठूंठ भी बोलते हैं, ठूंठ। ठीक है, ये सही से लिखा है या नहीं लिखा आप लोग देख लेना। तो ये जो होता है स्टेबल जो होता है, इसके अंदर क्या होता है, CN रेशियो सबसे ज़्यादा होता है। क्या होता है, CN रेशियो। ठीक है, अब ये जो CN रेशियो होता है, ये आपके ऊपर से अभी कहानी निकल रही होगी, लेकिन लास्ट में ये समझ में आएगी। अब CN रेशियो होता है, इसको होना चाहिए डिकम्पोज। डिकम्पोज का मतलब होता है गलना। ये गलना चाहिए, घुल जाना चाहिए मिट्टी के अंदर। जो उसके डंठल हो गए, जो अवशेष बचे होंगे, उसके ज्वार के पौधे के जो अवशेष होंगे, वो मिट्टी के अंदर घुल जाने चाहिए, मतलब कि मिल जाए मिट्टी के अंदर। लेकिन होता नहीं, इनका जो डिकम्पोज होता है बहुत धीरे धीरे होता है, तो अधिक समय ले लेता है ये डिकम्पोज में। ठीक है, अब ये अधिक जब समय ले लेगा तब क्या होगा, तब क्या हो जाएगा, सोरगम सिकनेस आ जाती है। अच्छा, अभी ऐसा नहीं समझ में आएगा, एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे मान लेते हैं ये हमारा कोई खेत है। ठीक है, मैंने क्या किया, इसके अंदर ज्वार की खेती ली। क्या की मैंने ज्वार की खेती की, और ज्वार की खेती के बाद में मैंने क्या कर दी, इसकी कटाई कर दी। चीज़ समझते रहना, मैंने कटाई कर दी। कटाई के बाद में जो ठूंठ होंगे वो तो बच ही जाएंगे। जब हम दूसरी फसल इसमें लेंगे तो इसके अंदर जो जितना भी नाइट्रोजन होगा वो ये दूसरी फसल को नहीं मिल पाएगा। ठीक है, नाइट्रोजन जो होगा
वो इस दूसरी फसल को नहीं मिल पाएगा, जो भी हम दूसरी फसल जैसे ज्वार के खेत में लेंगे। ठीक है, अब इसमें होता क्या, जैसे मैंने अभी बताया था कि जो ये ठूंठ होते हैं, ठूंठ में होता है सी एन रेशियो, अभी मैंने यही बताई। अब सी एन रेशियो तो भर 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 के होता है भाई, सी एन रेशियो की कोई कमी नहीं होती खेत के अंदर, सी एन रेशियो तो भर भर के होता है जो इसके ठूंठ होंगे खेत के अंदर, लेकिन वो डिकम्पोज नहीं हो पाएंगे, वो घुल नहीं पाएंगे मिट्टी में। तो जब मिट्टी में घुल नहीं पाएंगे तो दूसरी फसल को नाइट्रोजन कैसे मिल पाएगा, तो ये चीज़ होती है। तो इस मिट्टी का जितना भी नाइट्रोजन होता है वो ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, बट डिकम्पोज ना होने के कारण क्या हो जाएगा, मिट्टी के अंदर जितना भी नाइट्रोजन होगा, सी एन रेशियो होगा, ठीक है, वो सारा का सारा ब्लॉक हो जाएगा और दूसरी फसल को नाइट्रोजन नहीं मिल पाएगा। तो इसीलिए जो भी हम दूसरी फसल लेंगे अपने खेत के अंदर, उसको 25% अधिक नाइट्रोजन देना पड़ेगा, तभी आप उस खेत के अंदर क्या ले पाएंगे, और उस फसल को उगा पाएंगे और उससे उपज ले पाएंगे। तो ये चीज़ आप समझिएगा, 25% अधिक क्या देंगे, नाइट्रोजन दूसरी फसल को। ठीक है, आशा करता हूँ ये चीज़ समझ में आई होगी। इसी को बोला जाता है सोरगम सिकनेस। ठीक है, यही सोरगम सिकनेस होता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अगर किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। एक और चीज़ है, ये सारे जो पॉइंट हैं ये आप नोट करते रहिएगा, क्योंकि यूपी कैटेड वगैरह में, ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। बीएचओ हो गया, आईसीआर हो गया, आप अगर एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, और नॉर्मल तो आप लोगों के लिए एग्ज़ाम वगैरह कहीं भी क्वेश्चन वाइवा वगैरह में पूछेगा तो वो आसानी से बता पाएंगे। अब HCN और धुरीन क्या होता है ये चीज़ समझिएगा। जैसे मान लेते हैं ये पौधा है, ठीक है, ये इसकी जड़ें हैं, सोरगम का पौधा है, ये तो हो गई उसकी जड़ वाला, ये तो हो गई जड़ें इसके अंदर हैं, और ये क्या हो गई, पत्तियां हैं, पत्तियां हैं अर्थात ये वाला तना हो गया। अब यहाँ पे चीज़ समझिएगा, अब होता क्या है, जड़ों से एक रसायन निकलता है, जड़ों से एक रसायन निकलता है, वो रसायन निकलता है, वो रसायन कौन सा होता है, साइनोग्लाइकोसाइड। क्या होता है, वो कौन सा होता है, ये रसायन निकलता है। ठीक है, इसी को कहा जाता है धुरीन। तो आपसे कभी भी एग्जामिनर पूछ दे कि ये धुरीन क्या होता है, तो साइनोग्लाइकोसाइनेट जो होता है इसी को हम लोग धुरीन बोलते हैं। ये निकलता कहाँ से, ये जड़ों से निकलता है। अब देखिएगा, ये निकलेगा तो जड़ से, फिर जड़ के बाद में क्या होगा, ये धीरे धीरे इसके तने में फैल जाएगा, तनों में फैलेगा, तनों से फैलते फैलते ये पत्तियों में चला जाता है। ये जो लीव्स होती हैं, इसकी पत्तियाँ होंगी सोरगम की, इसके अंदर चला जाता है। अब जब ये इसकी पत्तियों में इकट्ठा हो जाएगा, मान लो जो HCN जिसको हम लोग धुरीन बोलते हैं, ये कहाँ इकट्ठा हो जाएगा, पत्तियों में इकट्ठा होगा, पत्तियों में इकट्ठा हो जाएगा, और प्लस कहाँ होगा, तने में इकट्ठा होगा। अब जब तने में इकट्ठा होगा तब इसके अंदर देखिएगा, चीज़ समझिएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, जो इसकी पत्तियाँ होंगी, तने होंगे, ये काट के क्या करेंगे, हम पशु को खिलाएंगे। ठीक है, चारे के रूप में हम लोग पशु को खिलाते हैं। जब हम लोग पशु को खिलाएंगे तो पशु क्या हो जाएगा हमारा, इसके वो क्या हो जाएगा, वो बीमार हो जाएगा। ठीक है, और बीमार क्या होता है, क्योंकि इसके अंदर से एक जहरीला अम्ल निकलता है। वो कौन सा निकलता है, आप लोगों ने सुना होगा, प्रूसिक अम्ल। प्रूसिक अम्ल निकलता है इसके अंदर से। ठीक है, ये प्रूसिक अम्ल जो होगा, अगर ये जानवर खाएगा तो वो ये उसकी मृत्यु भी हो जाती है, बीमार हो जाता है। तो ये क्या होता है, प्रूसिक अम्ल एक जहरीला पदार्थ होता है, एक जहरीला अम्ल होता है। अच्छा, ये जो होता है, ये धुरीन बन कैसे जाता है, HCN बन कैसे जाता है, तो साइनोग्लाइकोसाइनेट जो होता है, अब जो ये साइनाइट होता है, अब इसके अंदर से जो ग्लूकोज होगा, भाई ग्लूकोज तो होता ही होता है। ठीक है, उसके हर एक पौधे के अंदर ग्लूकोज होता है, तो ग्लूकोज जो होगा वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, बाहर निकल जाएगा। अब बाहर निकलने से क्या बनेगा, इसके अंदर HCN बन जाएगा। जब ग्लूकोज बाहर निकल जाएगा तो इसके अंदर बचेगा HCN, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन साइनाइड। ठीक है, क्या बचेगा, हाइड्रोजन साइनाइड बचेगा, हाइड्रोजन साइनाइड बचेगा। अब जो ये हाइड्रोजन साइनाइड होगा, इसी से क्या बनता है, प्रूसिक अम्ल बनता है। HCN जो प्रूसिक अम्ल होता है इसी से बनता है, और ये इकट्ठा किस में होता है, तना और पत्तियों में इकट्ठा होता है। ये जहरीला अम्ल होता है, इसको खाने से
पशु के जो पशु होता है उसकी मृत्यु भी हो जाती है और पशु बीमार हो जाता है, तो इसी को हम लोग HCN या धुरिन बोलते हैं। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा यूपी गाइड में, वो मैं बता दे रहा हूँ। ये तो चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। पूछा जाता है जो HCN होता है या धुरिन होता है, ये कहाँ इकट्ठा होता है? तो पत्तियों में इकट्ठा होता है, ठीक है। और ये बनता कहाँ है? ये जड़ों में बनता है। और ये किस रसायन से बनता है? तो साइनोग्लाइकोसाइड से बनता है, ठीक है। किससे? साइनोग्लाइकोसाइड से बनता है, तो इसी को हम लोग धुरिन बोलते हैं। फिर धुरिन से क्या होता है? ग्लूकोज बाहर निकल जाता है और HCN हाइड्रोजन साइनाइड बचता है। तो इससे क्या बन जाता है? प्रूसिक अम्ल बनता है। प्रूसिक अम्ल जहरीला होता है, वो पशु को खाने से उसकी डेथ या बीमार हो जाता है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। फ्लावर आ जाएं 50% से अधिक, जब फ्लावर आ जाएंगे, अधिक फूल आ जाएं, ठीक है, या मान लो 100% क्या हो जाएगी? फूल आ जाएं ज्वार के अंदर, ठीक है। उसके बाद में हम लोग अगर इसको खिलाते हैं पशु को चारे के रूप में, तो HCN नहीं बचता है और पशु बीमार नहीं होगा। तब हम पशु को चारे के रूप में, तो ये चीज़ भी आप सभी लोगों को पता ही होगी। और जान लीजिए कि जो HCN है, आपके दिमाग में ख्याल आ रहा होगा कि जब भाई पशु की मृत्यु हो जाती, पशु बीमार हो जाता है HCN के कारण, ठीक है, तो इसके दानों में, ज्वार के दानों में भी HCN होगा। तो आपको बता दें कि दानों में HCN नहीं होता है, ठीक है, दानों में HCN नहीं पाया जाता है। लेकिन अगर ज़्यादा ज्वार हम खाएंगे तो पैलेग्रा रोग हो जाएगा, पैलेग्रा बीमारी हो जाएगी ज़्यादा इसको खाने से, ज्वार से। तो ये चीज़ मैं पहले बता चुका हूँ, तो आसानी से ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और ये HCN होता क्या है? HCN एक टॉक्सिक जहरीला पदार्थ होता है। अगर आपके ज्वार के अंदर 200 ppm तक है इसकी मात्रा धुरिन की, HCN की, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर जैसे 200 ppm से अधिक मात्रा हो जाएगी धुरिन की या HCN की, तो उससे पशु क्या हो जाएगा? बीमार हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं किस्म के बारे में। अब पढ़ेंगे जो इसकी वैरायटी होती है सोरगम की, कुछ इंपॉर्टेंट है उन्हीं के बारे में बताएंगे। बाकी पुस्तक में तो आपकी बहुत सारी लिखी हुई हैं। एक सबसे पहली आती है CSH1, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो ये भारत की सबसे पहली हाइब्रिड किस्म है, भारत की सबसे पहली संकर किस्म है या हाइब्रिड, ठीक है। फिर उसके बाद में एक और इम्पॉर्टेंट है CSH9। अगर हम इसकी बात करें तो ये सबसे ज़्यादा सूखा सहन करने वाली फसल है। और एक है CSV 15। अगर हम इसकी बात करें तो ये चारे के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, प्लस दाना मतलब ग्रेन पर्पज़ के लिए, दोनों के लिए। अगर पूछा जाए कि जो CS पूछा जाता है चारे और दाने के लिए, दोनों के लिए कौन सी ऐसी वैरायटी है वो अच्छी मानी जाती है, तो CSV 15 जो होगी वो चारे और दाने दोनों के लिए ये अच्छी मानी जाती है किस्म। अब हम लोग देख लेते हैं चारे वाली किस्म। देखो इसमें जो थी, मैंने ये वाली नॉर्मल वाली किस्म में बताया है, तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है CSH1, ठीक है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो ये आपको याद रखनी है। चारे वाली अगर हम किस्मों की बात करें तो इसमें जो है आपकी एक आती है MP चरी, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है MP चरी। उसके बाद में एक आती है SSG 593। SSG जो 593 है, अगर हम इसकी बात करें तो इसको मीठी सूडान कहा जाता है, मीठी सूडान। तो आपसे पूछे कि एग्जामिनर पूछ दे या यूपी गाइड में क्वेश्चन आ जाए मीठी सूडान किसको कहा जाता है, तो आप बताएंगे SSG 593 को, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तीसरी और एक इम्पॉर्टेंट है पूसा चरी। इसके बाद में एक और याद रखना जो मैंने आप लोगों को बताई थी कि ये दाना और उसके गानम चारे दोनों के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। कौन सी है? CSV 15, ठीक है। तो ये इतनी ही किस्मों में इतना ही याद रखना है। खरपतवार से सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इसका एक ही मुख्य खरपतवार है, कौन सा है वो देख लो। मुख्य खरपतवार की अगर हम बात करें तो ज्वार का जो मुख्य खरपतवार होता है स्ट्रिगा होता है, ठीक है। तो याद रखना, पूछेगा कि मुख्य खरपतवार ज्वार का क्या होता है, तो स्ट्रिगा होता है। आप इमेज में देखिएगा, अगर आप खेत वगैरह में गए होंगे तो वहाँ पे देखा होगा कि इसके अंदर गुलाबी कलर के फ्लावर आते हैं। इसका जो पौधा होगा स्ट्रिगा का, इसके अंदर गुलाबी कलर के पौधे में फूल आते हैं, तो यही क्या है? स्ट्रिगा है, ठीक है। ये मुख्य खरपतवार है किसका? आपके ज्वार का है, ठीक है। इससे सिर्फ इतना ही पूछा जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ आता नहीं इसमें। लेकिन इतना जान लीजिए कि इसकी एक किस्म है स्ट्रिगा के प्रति अवरोधी, स्ट्रिगा प्रतिरोधी एक किस्म है। अगर इसकी बुआई की जाए तो स्ट्रिगा उसके अंदर नहीं उगता है, तो वो कौन सी किस्म है? CH5, ठीक है। तो ये याद रखना, अगर याद रह पाए।
बाकी मुख्य खरपतवार से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो स्ट्रिगा होता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी मृदा और जलवायु। अगर हम इसकी मृदा की बात करें इसके अंदर, तो मृदा जो होती है इसको चिकनी जो क्ले वाली मृदा होती है, क्लेई सॉइल होती है, और या दोमट मृदा में इसकी खेती अच्छी हो जाती है। तो मृदा में चिकनी और दोमट याद रखनी है आपको। अगर हम इसके जलवायु की बात करें तो जलवायु में आप लोगों को याद रखना है कि इसका जो तापमान होगा, तापमान इसके अंदर इसको अगर उगाते हैं तो इसके लिए तापमान कितना होना चाहिए, तो 26 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान अच्छा माना जाता है ज्वार की खेती के लिए। ठीक है। और एक बात जान लीजिए कि अगर ज्वार का जो पौधा होता है उसको बोला जाता है कैमल। आप लोगों ने सुना होगा कैमल क्रॉप बोला जाता है। कैमल क्रॉप क्यों बोला जाता है, ये कभी आपके दिमाग में बात आई है? आप लोगों को पता होगी कि जो कैमल क्रॉप इसको इसलिए बोला जाता है, ये महत्वपूर्ण बात है याद रखना, कि ये जो फसल होती है सूखा सहन करने की इसके अंदर क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, क्षमता ज़्यादा होती है या अधिक होती है, तो इसीलिए इसको बोला जाता है कैमल क्रॉप। ठीक है। तो आशा करता हूँ ये भी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद में हम लोग देख लेते हैं बीज दर। नॉर्मल सी बात है, आप लोगों ने बीज तो देखे ही होंगे, इस तरीके से कुछ उसके बीज होंगे, पहचान लीजिएगा। इमेज इसीलिए लगाई गई हैं ताकि आप लोगों को पहचान में आ जाए। क्या होता है, इमेज से जल्दी याद हो जाता है। अगर हम बीज दर की बात करें तो दाने के लिए जो बीज दर होती है वो कितनी होती है? अगर हम दाने के लिए प्रयोग कर रहे हैं कि उसके ग्रेन प्रोडक्शन के लिए अगर हम उसका प्रयोग कर रहे हैं ज्वार का, तो दाने के लिए जो बीज दर होगी वो होती है 9 से 12 केजी प्रति हेक्टेयर की दर से। ठीक है। उसके बाद में जो होती है चारे के लिए, अगर हम चारे के पर्पज़ से इसका उपयोग कर रहे हैं ज्वार का, तो चारे के लिए तो उसके लिए कितना रखी जाती है, 35 से 40 केजी प्रति हेक्टेयर। ठीक है। उसके बाद में देख लेते हैं पौध से पौध की दूरी। ठीक है, पौध से पौध की दूरी, अगर हम बात करें पौध से पौध की दूरी कितनी होती है, तो पौध से जो पौध की दूरी होती है तो वो कितनी मानी जाती है इसके अंदर, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, पौध से पौध की दूरी। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है कि क्यारी से क्यारी की दूरी वो कितनी मानी जाती है, वो मानी जाती है आपकी 45 सेंटीमीटर। तो ये चीज़ याद रखनी है। सबसे महत्वपूर्ण IMP लगा लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ज्वार के 1 हेक्टेयर खेत के अंदर, ज्वार का अगर 1 हेक्टेयर मान लो खेत है, उसके अंदर पौधों की संख्या कितनी होगी, यहाँ से क्वेश्चन आता है पौधों की संख्या से। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसके जो पौधों की संख्या होती है वो 1.5 लाख होती है। ठीक, 1 हेक्टेयर खेत के अंदर 1.5 लाख पौधों की संख्या होती है, याद रखना। लाइन खींच लो, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। बाकी चीज़ ना याद हो पाए तो कोई बात नहीं। और जो दाने के लिए जो बीज दर होती है वो 9 से 12 केजी होती है। चारे के लिए 35 से 40 केजी प्रति हेक्टेयर हम लोग बीज दर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था कि पौध से पौध की दूरी कैसे, जैसे मान लो एक पौधा ये है ज्वार का और एक पौधा ये ज्वार का, तो इसके बीच की जो दूरी होगी वो 12 सेंटीमीटर मानी जाएगी। ये क्यारी ज्वार की ये है और दूसरी क्यारी ये है, तो इसके जो बीच की दूरी होगी वो 45 सेंटीमीटर मानी जाती है। इस तरीके से होता है। तो ये सारी चीज़ें तो आपको समझ में आ गई होंगी। अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर हम इसकी गहराई की बात करें कि जो ज्वार के बीज होते हैं कितनी गहराई में बुवाई करनी चाहिए। ठीक है, अगर गहराई की बात करें बीज की, तो कितनी गहराई में बीज को बोना चाहिए, तो 3 से 4 सेंटीमीटर मिट्टी में दबा देना चाहिए बीज को और अच्छी तरीके से उग आता है। कटाई की बात करें तो सिंपल सी, आप सभी लोगों को पता है कि जो ज्वार के पौधे को तैयार होने में जो समय लगता है वो 100 से 115 दिन लगता है। ठीक है, 100 से 115 दिन बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको आसानी से कटाई इसकी कर लेंगे। दिन बाद कटाई कर लेंगे और भुट्टे को धूप में सुखा के उसको स्टोरेज कर लिया जाता है या मार्केट में बेच लिया जाता है। तो जितनी भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी सोरगम से वो सारी की सारी मैंने बता दी हैं। अगर यहाँ से कोई भी चीज़ का डाउट होता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।